हेलो बच्चों, मैं अंजू बाला सिंह आज आपके सामने 11th क्लास का भारतीय अर्थव्यवस्था सेकंड चैप्टर जो है हमारा, उसको 1950 से लेके 1990 तक का मैंने अभी आपको समझाने की शुरुआत की है। देखिए, जब हमने आज़ादी प्राप्त की थी 1947 में, उस समय पर हम बहुत सारी समस्याओं के साथ आज़ाद हुए थे, है ना। बहुत हमारी आर्थिक दशा बहुत ख़राब थी, हम लोग अशिक्षित थे, शिक्षा का हमारा बिल्कुल प्रसार नहीं हुआ था हमारे यहाँ, और भी बहुत सारी हमारे सामने पेचीदगियाँ थीं उस समय पे। और हम जब आज़ाद हुए तो हमारा नया देश जो था उसके विकास को करना, और विकास को करने के लिए ये जो चुनौतियां थी, इन चुनौतियों को हमें सबसे पहले क्या करना था, इनका समाधान करने की आवश्यकता थी। ठीक है, तो उस समय पर सबसे पहले ये तय किया गया कि हमें कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाना है। अब यहाँ पर मैं अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र हम ये मान लें कि अर्थशास्त्र एक ऐसा अध्ययन है मानव जीवन का, जो हमें ये बताता है कि किस प्रकार से हम दुर्लभ संसाधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं की, अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, जिससे हम अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकें। ठीक है, ये इन सारी बातों का और बहुत सारी नियमावलियों का, बहुत सारे नियमों का हम अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। ठीक, अब अर्थव्यवस्था जो है वो एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से देश में रोजगार प्राप्त होता है, लोग जीवन यापन करते हैं। ठीक, हमारे सामने उस समय पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमारे यहाँ पर पूंजी की कमी थी, सबसे बड़ी बात है ना। बहुत अमीर देश अमीर देश था हमारा, काफ़ी विकसित देश था हमारा, लेकिन हम गुलामी की जंजीरों में 2 साल जो हम जकड़े गए, उसके बाद हमारे यहाँ पर पूंजी जो थी वो बाहर विस्थापित हो चुकी थी। हमारे यहाँ पूंजी की भी कमी हो गई थी। जब पूंजी की कमी हो गई तो इससे जुड़ी हुई दूसरी प्रॉब्लम निर्धनता की अपने आप आ जाती है। शिक्षा की कमी मैंने अभी आपको बताया ही। हमारे यहाँ उचित आवास नहीं थे, अच्छे आवासों की कमी हो गई थी, है ना, वो नहीं था। रोजगार ऑलरेडी कम था। देश का विकास करना हमारा ध्येय था उस समय पर। तो इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए ज़रूरी था कि हम कुछ अपने लिए नीतियाँ तैयार करें, है ना। किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, ऐसी कोई योजनाएं बनाएं हम, क्योंकि हम अगर घर को भी चलाना चाहते हैं तो बिना किसी योजना के हम अपने छोटे से घर को भी नहीं चला पाते हैं। अगर आप देखें, स्कूल में हम अगर बात करें स्कूल के लिए, तो स्कूल भी आप बिना योजना के नहीं चला पाते हैं। अगर आप दिन भर स्कूल में रहते हैं तो आप देखते हैं कि एक व्यवस्थित प्लानिंग होती है, टाइम टेबल बनता है ना, कि कौन सा पीरियड कब लगेगा, किसके बाद के, और वो पीरियड कितने मिनट के होंगे। ठीक है, तो ये सारी प्लानिंग होती है। तो इतने बड़े देश को चलाने के लिए भी एक व्यवस्थित प्लानिंग की आवश्यकता थी। अब सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आती है कि हम कौन सी अर्थव्यवस्था को अपने यहाँ अपनाएं। देखिए, उस समय पर ये बेसिक चीज़ें हैं इकोनॉमिक्स की जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उस समय 3 अर्थव्यवस्थाएं थीं, वर्तमान में भी यही तीनों चलती हैं। एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और दूसरी है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और एक और अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, तो ये 3 अर्थव्यवस्थाएं जो हैं ये हैं स्वामित्व के आधार पर। ठीक, अर्थव्यवस्था अगर हम देखें तो 2 आधारों पर बटी हुई है, एक स्वामित्व के आधार पर और दूसरा विकास के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। और अगर हम विकास के आधार पर देखें तब भी 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं, पिछड़ी अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब हम सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपको शब्द से समझ में आता होगा कि
इसमें पूंजी का बहुत अहम रोल था, है ना। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण मानी गई यहाँ की पूंजी, ठीक। तो पूंजीपतियों का बहुत जो रोल था वो बहुत महत्वपूर्ण था। इसमें जितने भी अर्थव्यवस्था का संचालन है वो पूंजीपतियों के माध्यम से किया जाता था, ठीक है। यहाँ पर बाजार जो है, बाजार की शक्तियाँ तय करती थी कि क्या उत्पादन करना है, वही शक्तियाँ तय करती हैं कि किस चीज़ का उत्पादन करना है। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है, समस्या जो आती है, कोई भी अर्थव्यवस्था उसमें 3 समस्याएं हैं कि क्या उत्पादन करना है ना, किस वस्तु का उत्पादन करना है। दूसरी समस्या आती है कि कितना उत्पादन करना है। फिर एक समस्या आती है कि उत्पादन करने की विधि क्या होनी चाहिए, है ना, उसे। और चौथी एक और समस्या आती है कि जो उत्पादित माल है उसका वितरण किस प्रकार से किया जाए, ठीक है। तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, इसमें उत्पादन किस वस्तु का करना है, कितना करना है, ये सारा निर्णय जो लेता है वो लेता है निजी क्षेत्र, ठीक। अब निजी क्षेत्र को आप अपनी जनरल भाषा में अगर मैं बोल दूं कि आप प्राइवेट सेक्टर बोलूं मैं, तो ज़्यादा आसानी से समझ जाते हैं हम लोग ना। निजी मतलब खुद का, सरकार का नहीं है, ठीक। यहाँ 2 शब्द रहेंगे, एक निजी और एक होता है सार्वजनिक। सार्वजनिक मतलब सरकारी क्षेत्र और निजी मतलब प्राइवेट सेक्टर आपका जो है, उसी को हम निजी क्षेत्र कहते हैं, जो किसी एक व्यक्तिगत का होता है, किसी संस्था विशेष का होता है, ठीक है। तो ये निजी क्षेत्र होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो पूंजीपति थे, जो उद्योगपति थे, वो ही तय करते हैं कि किस वस्तु का उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, हमें मशीनों का ज़्यादा प्रयोग करना है या हमें श्रम का ज़्यादा प्रयोग करना है, ठीक है। तो ये सारी बातों का निर्णय जब पूंजीपति लेता है तो इसका मतलब यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। इसमें उत्पादक जो है वो ये कोशिश करता है कि उसका जो आगम है, उसने जो कोई वस्तु को उत्पादित किया है तो उस वस्तु को जब वो बेचे तो उसे लाभ की मात्रा बहुत ज़्यादा मिले। पूंजीपति का यह ध्येय होता है, यह उसका उद्देश्य होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त करना अधिक होता है, और वो किस चीज़ की मांग है ये बाज़ार में स्वयं तलाशते हैं कि कौन सी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो रही है या भविष्य में किसकी मांग ज़्यादा होने वाली है ना, वो उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। कभी कभी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि उत्पादन करते समय पूंजीपति ये ध्यान नहीं देते हैं कि हम उत्पादन ज़्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं ना। वो लोग ज़्यादा उत्पादन कर लेते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है। तो कुछ इसमें बहुत सारे दुर्गुण भी हैं या हम अवगुण भी बोल सकते हैं, ठीक। तो एक तो ये अर्थव्यवस्था थी हमारे सामने, ठीक। अब दूसरी एक और जो अर्थव्यवस्था थी वो है हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है इसमें जो पूरा अधिकार है, किस चीज़ का अधिकार, उत्पादन क्या करना है, उत्पादन क्या करना मतलब किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है ना, और उत्पादन करने की विधि क्या होनी चाहिए। विधि तरीका मतलब कि हमें श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग करना है या पूंजी प्रधान तकनीक का, ठीक। श्रम प्रधान तकनीक का मतलब ये हुआ कि मशीनों का कम उपयोग किया जाए और श्रम का ज़्यादा उपयोग किया जाए, ठीक। और पूंजी प्रधान तकनीक का मतलब क्या होगा, श्रम का कम उपयोग किया जाए और पूंजी का ज़्यादा उपयोग किया जाए, ठीक है। तो ये श्रम प्रधान पूंजी प्रधान 2 प्रकार की तकनीक होती है। अब ये जो निर्णय लेता है क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, किस प्रकार उत्पादन करना है, ये निर्णय लेने का अधिकार जब पूरी तरह से सरकार के हाथ में है तो ये होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। मतलब इसमें सरकार ये तय करती है
कि समाज में या देश में किस वस्तुओं की आवश्यकता है ना, और उसे किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, उत्पादन की तकनीक क्या होगी, उत्पादन का मूल्य क्या होगा, उत्पादित वस्तुओं का मूल्य क्या होगा, ये सारा नियंत्रण जब सरकार के हाथ में होता है तो ये कहलाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक, अब एक और अर्थव्यवस्था आती है जो हम कहते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है, नाम से स्पष्ट है कि ये मिश्रण है। किसका मिश्रण है? मिश्रण मतलब दो चीज़ों से मिला हुआ है। कौन सी दो चीज़ों से मिला हुआ है? ये देखिए, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था और दूसरी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक, मैंने भी शुरू में बोला कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गुण भी हैं, क्योंकि हम लाभ कमा रहे हैं, मतलब हमें विकास करना है अगर, तो हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने की कोशिश करेंगे। और अगर हमें विकास तो करना ही है, लेकिन हमें समाज का कल्याण भी करना है ज़्यादा, तो हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ जाते हैं। लेकिन दोनों में अवगुण हैं, दोनों में गुण नहीं है। पूरी तरह से ऐसा नहीं कह सकते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिल्कुल सही है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सही है ना, ऐसा हम नहीं कह सकते। या दोनों पूरी तरह से गलत है, ये भी नहीं कह सकते। दोनों में गुण और दोष दोनों विद्यमान हैं। तो भारत ने अपनाया मिश्रित अर्थव्यवस्था को, ठीक, क्योंकि हमने ये अध्ययन किया, हमारे तात्कालिक विद्वान जो थे उन लोगों ने ये अध्ययन किया और पाया कि हम दोनों को, पूंजीवादी को भी हम पूरी तरह से नहीं अपना पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास पूंजी की कमी थी, हमारे पास इतने साहसी नहीं थे, इतने उद्योगपति नहीं थे उस समय पर, ठीक, जो पूंजी लगा पाते अपनी। ठीक, दूसरा प्रॉब्लम ये था कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में जो हमारी समस्याएं थीं, वो लोकल लेवल पे या नेशनल लेवल पे हमारी समस्याएं बहुत ज़्यादा थीं, तो जिनको दूर करना सरकार की जिम्मेदारी थी उस समय। तो उन जिम्मेदारियों को पूरा करना सरकार को है, तो इसलिए सरकार कुछ चीज़ें अपने हाथ में भी रखना पसंद कर रही थी। तो इसलिए हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। ठीक है, अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता ये है कि जितनी भी सामरिक महत्व की चीज़ें हैं, सामरिक मतलब सुरक्षा से संबंधित, हमारे देश की जितनी भी सुरक्षा से संबंधित जितना भी औद्योगिक क्षेत्र है, फिर एक वो शामिल करती है सरकार अपने हिस्से में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हम सरकार रिस्क नहीं ले सकती है किसी प्राइवेट सेक्टर में उत्पादन करवाकर सामरिक वस्तुओं का, सरकार किसी प्रकार का जोखिम नहीं ले पाती है। इसलिए सामरिक महत्व की चीज़ों का उत्पादन सरकार स्वयं अपनी देखरेख में करती है पूरी तरह से। तो एक सामरिक महत्व की वस्तुएं, दूसरा ऐसी समस्त वस्तुएं जिनके उत्पादन करने में लाभ बहुत कम होता है, वहाँ पर पूंजीपति उत्पादन नहीं करना पसंद करेगा। क्योंकि पूंजीपति सिर्फ क्यों आता है उत्पादन करने के लिए? क्योंकि उसे लाभ चाहिए। ठीक, अब कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जो समाज के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, लेकिन उनमें लाभ ज़्यादा नहीं होता है। तो ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए सरकार को आगे आना होता है ना। और ये सभी वस्तुएं जो होती हैं वो समाज के लिए अति आवश्यक वस्तुएं होंगी। तो ऐसी सभी वस्तुओं का उत्पादन जो है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक, और बाकी हमारा ध्येय उस समय, हम चूँकि आज़ाद हुए तो हमारा ध्येय उस समय विकास का भी था। निश्चित रूप से विकास का ध्येय हमारा तब भी था, विकास का ध्येय हमारा अभी भी है। तो विकास करने के लिए हमें सिर्फ सरकार ही अगर कार्य करे या सरकार ही सिर्फ उत्पादन करती तो हम विकास नहीं कर पाते, क्योंकि सरकार जो है वो देश के कल्याण के लिए कार्य करती है। देश में जितने लोग गरीब हैं या जो सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं ना, ऐसी लोगों को सुविधाएं देना ये सरकार का कार्य है। तो सरकार ऐसी जगह पर कार्य करती, लेकिन अगर सिर्फ ऐसी ही जगह पर कार्य होता रहे तो देश विकास नहीं कर सकता है। तो देश का व्यवस्थित विकास हो, इसलिए पूंजीपतियों को आगे लाना बहुत
ज़रूरी था। तो हमारा जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें सार्वजनिक क्षेत्र भी कार्य करता है, निजी क्षेत्र भी कार्य करता है। कुछ ऐसी जगह भी हैं जो जहाँ संयुक्त रूप से निजी क्षेत्र भी कार्य कर रहा है और सार्वजनिक क्षेत्र भी कार्य करता है, तो इसे हम कहते हैं संयुक्त क्षेत्र। ठीक, और हमारे यहाँ पर जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपने देखा होगा बहुत जगह पे सहकारी बैंक है ना, सहकारी समिति। तो ये जो सहकारी शब्द है ये भी हमारे मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक चौथा भाग होता है। ठीक, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अगर हम देखें तो उसमें जो 4 भागों में हम इसे बांट सकते हैं, 4 क्षेत्र हैं इसके, ये कह सकते हैं हम। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र, दूसरा है निजी क्षेत्र, तीसरा है संयुक्त क्षेत्र और चौथा है सहकारी क्षेत्र। ठीक है, तो ये चारों क्षेत्र का कार्य विभाजन अलग अलग रहता है। कार्य विभाजन को अलग अलग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कार्य विभाजन नहीं होता है तो हम लोग कोई भी अपने अपने कार्यों को व्यवस्थित पूरा नहीं करेंगे, है ना। तो इसलिए कार्यों का सबका अलग अलग विभाजन बिल्कुल स्पष्ट है हमारे यहाँ पर। और ये तो हमने जो फाइनली अपनाया वो अपनाया है हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को। आइए अब एक और डिस्कस जो मैंने बताया था कि विकास के आधार पर भी अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की ही है, पिछड़ी अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, पिछड़ी अर्थव्यवस्था मतलब क्या हुआ कि यहाँ बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। ऐसे देश जहाँ पर अभी बिल्कुल विकास नहीं हुआ है तो वो देश की अर्थव्यवस्था कैसी हो जाएगी, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। अब विकास नहीं हुआ है, कैसे तय करेंगे हम, कैसे देखेंगे, वही वहाँ पर उद्योग धंधों की स्थापना बिल्कुल नहीं हुई है ना। शिक्षा का बिल्कुल प्रचार प्रसार नहीं है, लोगों का जीवन स्तर बिल्कुल गिरा हुआ है, आवास की व्यवस्थाएं नहीं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम तय कर लेते हैं कि ये अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ ये सारी आधारभूत सुविधाओं का अभाव है उसे हम कह सकते हैं कि ये पिछड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक, अब इसी के बाद में हम आगे आते हैं विकासशील। लेकिन विकासशील को समझाने के पहले मैं आपको विकसित अर्थव्यवस्था बता दूं। देखिए, विकसित अर्थव्यवस्था जो होती है वहाँ पर उद्योग धंधे बहुत होते हैं, सभी मैक्सिमम लोगों को जो रोजगार है वो मिलता है, शिक्षा काफ़ी ऊंचे स्तर पर होती है ना, अधिकतर लोग शिक्षित ही होते हैं। ठीक है, तकनीकी का ज्ञान बहुत उच्च स्तर का होता है, आवागमन के साधन भरपूर मात्रा में होते हैं। ठीक है, जीवन स्तर उच्च कोटि का होता है ना। जीवन स्तर उच्च कोटि का मतलब ये हुआ कि देखिए, हम जीवन को चलाने के लिए हम सब खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, कहीं ना कहीं हम रहते भी हैं। लेकिन जब यही जीवन स्तर जब ऊंचा हो जाता है तो खाने के लिए हमारी एक संतुलित आहार होता है, कुछ हम और दूसरी चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, फ्रूट्स हैं, उनको भी हमारे आहार में हम शामिल करने लगते हैं। तो ये धीरे धीरे जो स्तर है वो बढ़ना चालू होता है। ठीक है, घरों में टेलीविज़न नहीं है, अब टेलीविज़न लगने लगे, है ना। तो इसका मतलब हमारा स्तर ऊंचा हो रहा है। ठीक, अब स्तर ऊंचा हो रहा है, इसका निश्चित रूप से ये मीनिंग है कि हमारी आय भी बढ़ी है। तो जो विकसित राष्ट्र है वहाँ प्रति व्यक्ति आय भी बहुत ज़्यादा होती है और राष्ट्रीय आय भी बहुत ज़्यादा होती है। राष्ट्रीय आय मतलब एक देश की आय, है ना। एक देश की जो आय है जो वहाँ के लोगों के द्वारा प्राप्त की जाती है उसका एक योग होता है राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय भी बहुत ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति आय भी बहुत ज़्यादा है। ये सब किस में है, विकसित राष्ट्र में। ठीक, अब आपने यहाँ ये समझ लिया विकसित राष्ट्र क्या है और पिछड़ी अर्थव्यवस्था या पिछड़े हुए राष्ट्र कैसे होंगे। ठीक, जो विकासशील है वो विकासशील अर्थव्यवस्था ना तो वो पूरी तरह से पिछड़ी हुई है और ना वो अभी तक विकसित
हुई है। ठीक, विकसित का मतलब ये हुआ कि उसका पूरा विकास हो गया है, अब विकास की बहुत संभावनाएं वहाँ नहीं है। लेकिन पिछड़ी अर्थव्यवस्था जो होगी उसमें विकास के भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, वहाँ भी पूरे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग उन्होंने शुरू ही नहीं किया है। ठीक, लेकिन विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगा कि वहाँ जितने प्राकृतिक संसाधन हैं उनका उपयोग उन्होंने शुरू कर लिया है ना, उद्योगों को उन्होंने लगा लिया है, शिक्षा का भी प्रचार प्रसार हुआ है या वो शिक्षित होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन पूरी तरह से शिक्षित नहीं हुए हैं। उद्योगों की स्थापना हो चुकी है, रोजगार मिल रहा है लोगों को, लेकिन पूर्ण रोजगार की स्थिति में वो नहीं पहुँचे या अधिक से ज़्यादा लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया है अभी। ठीक, तकनीकी का विकास करना शुरू कर चुके हैं लेकिन पूर्ण रूप से अभी विकास नहीं हुआ है उनका। तो ऐसा व्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका अभी पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है, वो निरंतर विकास कर रहे हैं अभी, है ना। अभी विकास की संभावनाएं उन देशों में या उन अर्थव्यवस्थाओं में बहुत बची है। ठीक, उनके प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, भौतिक संसाधन बहुत सारे बचे हुए हैं जिनका अभी उन्होंने उपयोग नहीं किया है और अपने आय को अभी उन्होंने अधिकतम नहीं किया है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी? विकासशील अर्थव्यवस्था। ओके, तो मैं आज का टॉपिक सिर्फ इतना सा यहीं ख़त्म करती हूँ और ये बहुत अर्थशास्त्र को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ मैं यहीं पे, अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र पाए जाते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ये भी हमारी अर्थशास्त्र का एक बेसिक है ना। ये हम अर्थशास्त्र पढ़ने वाले हर बच्चे को ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र जो होता है उसमें हम क्या क्या शामिल करते हैं, तो उसमें प्रकृति के द्वारा जितनी भी संसाधन हमें प्रदान किए गए हैं, जिनका प्रकृति हमसे कोई शुल्क नहीं ले रही है ना। प्रकृति ने हमें क्या क्या प्रदान किया है? उसने हमें हवा दी है, पानी दिया है, पर्वत दिए हैं, नदी दी है, सागर दिया है, पेड़ दिए हैं, खनिज दिया है। तो ये सारा प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो भी है, वन संपदा है, कृषि है ना, ये सारा कहाँ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो, वो चाहे समाजवादी अर्थव्यवस्था है या वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है या वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, हर जगह पर ये तीनों क्षेत्र मिलेंगे हमें, है ना। प्राथमिक क्षेत्र मतलब हर देश निश्चित रूप से कृषि, खनिज संसाधनों का उत्पादन करता है। ठीक, दूसरा क्षेत्र आता है द्वितीय क्षेत्र, या इसको हम निर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। निर्माण क्षेत्र का मतलब ही हुआ कि हम उद्योग लगाते हैं यहाँ, तो किसी भी प्रकार का निर्माण अगर हम कर रहे हैं, मतलब प्राकृतिक संसाधनों को हमने लिया और उसे हम उद्योग तक लेकर आए और हमने किसी वस्तु का निर्माण किया, मतलब हमने उसमें उपयोगिता डाल दी, तो ये उत्पादन हुआ। तो उत्पादन का जितना भी क्षेत्र है वो सब किस में आता है? द्वितीय क्षेत्र में। ठीक, एक और क्षेत्र होता है जिसे हम कहते हैं तृतीय क्षेत्र, है ना। तीसरा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अब सेवा क्षेत्र मतलब इसमें क्या आएगा? देखिए, आपने उत्पादन किया सेकेंडरी द्वितीय क्षेत्र में, और उस उत्पादन को हम क्या करेंगे? बाजार तक लाते हैं। ठीक, तो बाजार तक लाने के लिए आपको आवागमन के साधनों की ज़रूरत होगी। ठीक है, फिर तो ये आवागमन के साधन जो हैं ये तृतीय क्षेत्र में गया। जितनी भी सेवाएं दी जा रही हैं, चाहे वो वित्त से संबंधित वित्तीय संस्थाएं हों, है ना, ये आवागमन के संसाधन हो, संचार संसाधन हो, ये सारा मतलब किसी भी उद्योग को संचालित करने के लिए जो भी सपोर्टरी सिस्टम काम कर रहा है वो सब तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आज मैंने आपको करीब करीब एक कुछ आधारभूत चीज़ें बताई हैं जो हमारे सेकंड चैप्टर में आती भी हैं
और इसलिए इन्हें समझ लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।